नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों, इस बार जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जावा के ऊपर हम कंप्लीट क्लासेस लेके आएंगे, जिसके अंदर सारा सारा जो मैटर होगा वो आपका एग्ज़ाम लेवल का होगा कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में फाइट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में एज ए प्रोग्रामर अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहते हो जावा के अंदर तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोनों को थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल को साथ में लेके चलूँगा मैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ये सारी जो प्लेलिस्ट है वो आप मेरे चैनल पे कैसे देख सकते हो, क्योंकि अक्सर मेरे पास कमेंट आता है कि हमें ये लेसन मिल गया, ये लेसन नहीं मिला। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप यूट्यूब पे लिखते हो टेक्नो गुरु अमित, ये मेरा सबसे पहले लोगो आता है, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन होता है, आप इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करिए। इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी की सारी प्ले लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की क्लासेज चल रही है तो उसके लिस्ट आ जाएगी। हिंदी टाइपिंग क्लासेज है, इंग्लिश टाइपिंग क्लासेज है, MS ऑफिस की क्लासेस थी, HTML क्लासेज इन हिंदी है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये सब इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो यहीं ऐसी कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, ऐसी इसके अंदर मैं एक और अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ जावा, तो उसका भी मैं भी इस जैसी वीडियो कंप्लीट होगा उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो वहाँ पे आपको एक और प्लेलिस्ट मिलेगी, वो है जावा क्लासेस के बारे में। तो वहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। जैसे कि अभी मैं बात करूँ अगर वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट जब क्लिक करते हैं तो आप इस प्रकार से सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। देखिए लाइन से आगे सारी 1 से लेकर लास्ट तक जो चल रहा है वो कंप्लीट आएगा। तो इस प्रकार से आप सब कुछ देख सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कैसे आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब बात आते हैं मुद्दे पर। अब बात आते हैं मुद्दे पर कि कैसे हम जावा क्लासेस करेंगे पूरी, क्या किसमें कहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बता दूँ मैं आपको कि जावा की दोस्तों जो ज़रूरत है वो आज ये मान के चलो आपके चारों ओर जावा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप देख पाओगे। मेरा जो बेसिक जो इसमें जावा करवाने का है वो यही है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जावा की तैयारी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में RPC के प्रोग्रामर की वैकेंसी आती है जो 2013 में आई थी। उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है, ये मान के चलो 40% पोर्शन है वो जावा का है। तो जावा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सीरीज है उसके लिए भी काम आएगी। दूसरी बात, आप किसी भी स्टेट के एग्जाम के अंदर कहीं पे भी आप कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर दोगे तो वहाँ पे जावा के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जावा बेसिकली उप्स पे बनी हुई लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वहाँ में उप्स के कंसेप्ट जहाँ पे आते हैं तो वहाँ पर C++, जावा जैसी लैंग्वेज है उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर रियल में प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको ये कह सकता हूँ कि जावा सीखना आपके लिए कंपलसरी है। जैसे C कंपलसरी है वैसे भी जावा सीखना कंपलसरी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे कि हम किसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार से मैं आपकी PPT बनाऊंगा ताकि आपका थ्योरिकल जो पोर्शन है वो भी मजबूत हो। जैसे ही थ्योरिकल पोर्शन खत्म होता है उसके साथ साथ हम उसका प्रैक्टिकल भी लेके चलेंगे। तो क्लासें लंबी चलती है, कई लोग शिकायत करते हैं कि सर आपकी क्लासें लेट लेट आती है, लंबी चलती है। लेकिन देखो, अगर आपको डीपली सीखना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं भी जैसे से फ्री होता है वैसे से क्लासें कंप्लीट करता रहता हूँ। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जावा की क्लासें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधी क्लासेस पर। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं technogurumit@gmail.com पे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जावा को। जावा की क्लासेस का ये फर्स्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे जावा का इंट्रोडक्शन के अंदर कि जावा का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लगभग मैंने बताया आपको कि सब जगह आपको लगभग 80-90% जगह आपको जावा देखने को मिलती है आजकल, क्योंकि उसका कंसेप्ट आपको हर जगह मिलेगा। सबसे पहली बात, जावा जो है उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। देयर इज नो फुल फॉर्म अबाउट जावा। अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जावा, कोई फुल फॉर्म नहीं है। इसकी जो खोज की थी उन्होंने की थी जेम्स गोसलिंग ने। इनके सहयोग दिया था वो पैट्रिक नॉर्टन, लेकिन अक्सर आपको एग्जाम्स के अंदर मिलेगा गोसलिंग नाम से ही मिला जाएगा। सन माइक्रो सिस्टम ने इसको इजाद किया था 1995 में, लेकिन बाद में ओरेकल ने इसको टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, इट इज़ नाउ ओन्ड बाई ओरेकल एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेज रन ऑन जावा। इट इज़ क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये देखो, ये चीज़ होती है उप्स। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप चाहे तो देख सकते ना। कंप्यूटर फंडामेंटल की जो सीरीज है उसके अंदर उप्स का एक वीडियो है, उसके अंदर उप्स के कंसेप्ट बता रखे हैं। मैं इसमें भी बताऊंगा आपको डिटेल में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले एकदम सिंपल तरीके से बता दूँ ताकि आगे जाके आपको उसका बेसिक वापस पता करने की जरूरत नहीं पड़े। सिंपल फंडा बता दूँ मैं आपको, जैसे कि राम। अगर मैं बात करूँ किसी आदमी का नाम राम, तो राम एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट एक क्लास के अंदर आता है, उस क्लास का नाम क्या है, मैन। आई थिंक आपसे क्लियर होगी कि राम एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। राम की उम्र होगी, राम का रंग होगा, राम के जो क्या कहते हैं उसका बिहेव होगा, लेकिन वो किस क्लास में आता है, मैन की क्लास में आता है। उसी प्रकार से बात करते हैं हमें, अगर हम बात करते हैं हीरो, एक हीरो एक साइकिल है, लेकिन क्लास क्या होगी इसकी, बाईसाइकिल। क्लियर है आपको। तो
कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं वो एक कहलाएगा ऑब्जेक्ट। फिर वो उस प्रकार के बाकी और भी ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सबको मिलके क्या बनती है उसकी क्लास। तो इस मेथड पे बना होता है सारा ये जावा का प्रोग्राम, इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये इट इज़ क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज़ वर्क्स ऑन वोरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जावा को ईजाद करने के लिए की गई थी। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने, जहाँ पर हम अपने बात करेंगे अभी कि देखिए ये अगर फिर मैं आपके हिसाब से बताऊँ आपको मैं कि ये हमारा एक कोड है जो हमने लिखा, यहाँ पे कोड लिखा, और ये हमारा एक कंप्यूटर है जहाँ पे हम हमारा कोड रन करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कोड है ये कंप्यूटर नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, वो समझता है मशीन लैंग्वेज, और हमारा जो कोड है वो क्या होता है, ह्यूमन लैंग्वेज, या इसे सोर्स कोड भी बोलते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो कोड लिखा होता है ये कंप्यूटर नहीं समझता, तो इसे क्या होता है, एक बीच में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो होती है यहाँ पर कन्वर्टर लगा होता है, जिसे कंपाइलर बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर ये किस में चेंज हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज में चेंज हो, तब कंप्यूटर जाकर इसको 0101 फॉर्मेट में समझेगा। क्लियर। तो ऐसा होता था कि फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर विंडो का है और ये कंप्यूटर है हमारे पास एक, और वो है हमारा कंप्यूटर मैक, यानी हमारा एप्पल का कंप्यूटर है। तो अब आपको विंडो के लिए अलग से लिखना पड़ता था कोड, और आईफोन अगर या फिर आप मैक यूज करें तो उसके लिए एक अलग से कोड लिखना पड़ता था, ये समस्या आती थी। तो जावा ने क्या किया, जावा ने लिखा वोरा, WORA, राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखो और जहाँ चाहे वहाँ पे रन करो। इसका उन्होंने क्या कर दिया, इसने कर दिया कि जैसे ही आप कोई भी कोड लिखते हो ये उसको चेंज करेगा, लेकिन एक उसको चेंज कर देगा, बाइट कोड बोलते हैं उसको, बाइट कोड, बाइट कोड में, ये बाइट कोड में चेंज कर देगा। इस बाइट कोड को आप किसी भी मशीन लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा वापस दे देता हूँ आपको मैं कि अब कैसे काम करेगा। ये इस प्रकार से काम करेगा कि आपने बना दिया एक प्रोग्राम, यहाँ पे है आपका मशीन लैंग्वेज, ये होगी मशीन लैंग्वेज, यहाँ पे होगी आपकी ह्यूमन लैंग्वेज जो हम लोग समझते हैं हिंदी इंग्लिश में। इसके बीच में एक कोड बना दिया, वो होता है बाइट कोड, बाइट कोड, और ये इस प्रकार से मशीन लैंग्वेज। अब ये जो कोड है ना, ये कोड होता है वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो इसे, जो मैंने बताया आपको कि विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो आप मैक के अंदर भी यूज कर सकते हो, लाइनेक्स के अंदर यूज सकते हो, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल कोड हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं वोरा कंसेप्ट, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। तो ये जो चीज़ है, ये इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और इसी चीज़ से इसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली बाद में। और ये चीज़ क्या है कि इस जावा को इतना दूर तक लेके गई थी कि आज भी जावा के अंदर लगभग हर काम है वो जावा के अंदर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो बताया मैंने आपको कि ये वर्क क्या होता है, वोरा के अंदर ये एक बना होता है जिसके अंदर ये सिस्टम होता है कि आप इसको एक बार राइट वंस एंड रन एनीवेयर। अगला देखिए कि ये जो कोड बताया था बीच में वो क्या होता है, बाइट कोड। बाइट कोड इसको याद करते हैं। लेटेस्ट वर्जन जो है वो भी है SE12। SE12 का मतलब स्टैंडर्ड एडिशन, जावा का स्टैंडर्ड एडिशन अभी 12 है। बेसिकली 9-8 के आसपास लोगों के कंप्यूटर में रहता है और वही लोग यूज करते हैं, लेकिन अभी SE12 है जो कि रिसेंटली मार्च में लॉन्च हुआ है। अभी कहाँ पे यूज़ होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जितने भी देखते हो सब बेसिकली जावा पे बनी होती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती है अपने कंप्यूटर के लिए, वो वेब के ऊपर इंटरनेट पे जो एप्लीकेशन बनती है वो लगभग जावा पे बनी होती है। वेब सर्वर्स जो होते हैं वो डिज़ाइन किए होते हैं सारे जावा के अंदर। गेम्स, लगभग गेम्स जावा में बने होते हैं। डाटाबेस कनेक्शन, ऐसी बहुत चीज़ें जो जावा में बनी होती है। एक चीज़ बता दूँ आपको, क्योंकि हमारे साथ साथ यहाँ पे मैं भी एक क्लास कोर्स ला रहा हूँ, वो है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, दोनों अलग अलग है, जावा अलग है और जावा स्क्रिप्ट अलग है, इनका आपस में कभी भी मैच मत करना। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ वर्जन्स है जो आप देख लेना, JDK 1.0, 1.1, 1.2, ये यहाँ से इस प्रकार से वर्जन चल रहे हैं। तो आप नोट करिए कि ये जो है ना वर्जन, ये यहाँ से ये जो वर्जन है ये मोस्ट कॉमनली लोगों में अभी मिलता है। कौन सा, SE9, उसके बाद SE10 और अभी 2019 में जो आया है वो है SE12। उसके बाद में कुछ एक चीज़ आपको बार बार मिलेगी, वो है जैसे कि जावा ME, जावा SE और जावा EE। तो इनका मतलब क्या होता है, ME का मतलब माइक्रो एडिशन
माइक्रो एडिशन क्या होता है, छोटे इन्वायरमेंट के लिए, छोटे रिसोर्सेज के लिए, कुछ कंप्यूटर हो गए, छोटा रिसोर्सेज हो गया, वहाँ पर होता है। उसके बाद में होता है आपका स्टैंडर्ड एडिशन, जो एक वर्क स्टेशन मतलब बड़ा कंप्यूटर सर्वर जो होता है उसके लिए होता है। उसके बाद होता है एंटरप्राइज एडिशन, जो बहुत बड़े लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं वहाँ पर यूज होता है, तो उनको बोलते हैं एंटरप्राइज एडिशन। सबकी कॉस्टिंग अपने हिसाब से होती है। उसके बाद में चलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वही है जावा वर्चुअल मशीन, कि ये क्या करता है कि एक कोड को, जो ह्यूमन कोड है उसको, एक बीच में एक अलग से कोड होता है, उसमें चेंज करते से बोलते हैं बाइट कोड, और वो कोड है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम रन कर सकते हैं, क्योंकि उस कोड को हम जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे तो वो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी मशीन लैंग्वेज है उसके अंदर वो 0101 फॉर्मेट में आ जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि हमें बार बार हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोड लिखना नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। और ये जावा के जितने भी फंक्शंस हैं जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं उसको बोलते हैं JDK, जावा डेवलपमेंट किट, उसके अंदर ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। मैं आपको PPT है जो मेरे टेक्नोग्रोमिट नाम की जो हमारी वेबसाइट है technogromit.com, उसमें मैं इसमें शेयर कर दूंगा नोट्स के अंदर, तो वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये मैं जो बता रहा था मैं आपको, उसको मैंने डायग्राम समझाया कि हमारा सोर्स कोडेड डॉट जावा फाइल में ये क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज है, जो कि हम खुद लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। आप और मैं मिलकर जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं वो है इंग्लिश में लिखी हुई। तो ये सोर्स कोड है, इसमें कंपाइलर होता है। कंपाइलर मतलब जो इसको बाइट कोड में चेंज करता है, ये है वो जगह बाइट कोड जो स्पेशल काम है। ये ऐसा कोड है जो देखिए आप मैक पे भी चल जाएगा, विंडो पे भी चल जाएगा, लाइनस पे भी चल जाएगा, सब जगह चलेगा। तो सबसे पहले एक कंपाइलर होता है, वो सोर्स कोड को किसमें चेंज करता है, बाइट कोड में। फिर होता है एक इंटरप्रेटर जो इस बाइट कोड को किसमें चेंज करता है, मशीन कोड में। तो इसमें एक हो गया कंपाइलर और एक हो गया इंटरप्रेटर, दो चीज़ें होती है जावा के अंदर। तो कंपाइलर अपना काम करेगा और यहाँ पर आने के बाद में एक ये कोड यूनिवर्सल कोड बन जाएगा जो हर किसी मशीन में चल सकता है। ये इसका फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ कहलाती है जावा वर्चुअल मशीन, जो इस कोड को किसमें चेंज कर देगी, मशीन कोड में चेंज कर देगी। आगे चलते हैं कि फीचर्स ऑफ जावा। सबसे पहले जावा इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको कि किसी भी मशीन पे इसका बाइट कोड है वो हम इंटरप्रेट करके इसको रन कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलता है राइट वंस रन एनीवेयर। इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि किसी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओ ये काम करेगी। दूसरा मैंने बताया आपको जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में बताया था। उसके अंदर 4 मेन कंसेप्ट होते हैं ऊप्स के, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। इन 4 के बारे में मैं बताया था। आगे चीज़ें आपको बुक्स में तो और डिटेल मिल जाएगी, आप चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन इनका बेसिक बताया तो मैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो ये ऊप्स के कंसेप्ट में 4 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कार है आपके सामने, हालांकि कार गोल नहीं होती, लेकिन मेरी क्या ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो कार है ये हमारे लिए, जब कोई कार हमने कोई लेते हैं, हुंडई की कार ले ली या फिर हमने कोई होंडा की कार ले ली, तो हमें मतलब नहीं होता कि कार के अंदर कितने पुर्जे लगे हैं। फॉर एग्जांपल कार के अंदर 700 पुर्जे लगे हुए हैं, तो हमें मतलब नहीं है 700 पुर्जे कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, क्या काम करें। हमें मतलब चाहिए कि हम जब भी काम करें तो हमारी कार काम करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, मतलब उतना ही बताते हैं जितना जरूरत होती है। तो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऊप्स इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस वेयर यू शो ओनली रिलेवेंट डेटा, जितना आपको जरूरत है उतना ही। अगर आपको वहाँ पे एक चाबी के लिए होल चाहिए तो वो चाबी का होल ही दिखेगा, उसके पीछे क्या काम हो रखा है वो आपको नहीं शो करेगा। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। बेसिक मैंने आपको ये आइडिया बताया है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो आपका जो ऐसा डेटा जो आपके काम का नहीं है वो आपको शो नहीं होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक टेबल बनी हुई है, टेबल में एक आपके स्टूडेंट की डिटेल है, एक आपके टीचर की डिटेल है। अगर आपको काम सिर्फ स्टूडेंट का है तो टीचर की डिटेल आपको शो नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, मतलब जो रिलेवेंट डेटा है आपको वही शो होगा, दूसरा डेटा शो नहीं होगा। ये एक ऊप्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसके अंदर ये एक फीचर है एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर जो दवाई होती है, कैप्सूल के अंदर पूर्ण रूप से उसके अंदर बाउंड रहती है, उसके अंदर जुड़ी रहती है, उससे बाहर नहीं निकलती। वैसे ही डेटा है जो इसके अंदर सिक्योर रहता है, अंदर रहता है, और आप इस डेटा को सेफ रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। बाइंडिंग द डेटा विद द कोड दैट मैनिपुलेट्स इट, इट कीप्स द डेटा एंड द कोड सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेस। बाहरी को हर किसी दूसरे प्रोग्रामर के दूसरा जो प्रोग्राम होता है उसको जल्दी से इंटरफेयर नहीं करने देता बिना परमिशन के, तो इसलिए ये इनकैप्सुलेशन है, मतलब सेफ है।
इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जैसे कहते हैं ना कि हमारे पिताजी गुण हम के हमारे अंदर आ चुके हैं, तो वो क्या इनहेरिटेंस है। तो वैसे ही अगर आपके यहाँ पे कोई फंक्शन बना हुआ है कोई जैसे, तो उसका काम जो दूसरे के अंदर भी फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें कार की, तो एक कार है जो हुंडई की कार है, तो अब उस हुंडई की गाड़ी के अंदर उसमें फंक्शन जो बेसिक फंक्शन है वो सारे के सारे दूसरी हुंडई की गाड़ी में भी होंगे, बस कुछ एक उसमें चेंज होंगे। तो ये क्या हो गया, इनहेरिटेंस। उस हुंडई के सारे फंक्शन तो लगभग नहीं होंगे, लेकिन 90% फंक्शन उसके अंदर आ जाएंगे, 10% उसमें वापस नए ऐड करके बाजार में उतार दी जाएगी। तो इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी इसको वैसे हिरार्चिकल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक से ज़्यादा रूप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ऐड, यानी ऐड का मतलब क्या हो गया, जोड़ो। अब ऐड का मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक, दो, तीन, तीन संख्याओं को जोड़ो। ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ दो संख्याओं को जोड़ो। दोनों मतलब हो सकते हैं। ये काम होता है पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब आप ऐड नाम के दो फॉर्मूले बना लो, ये दो प्रोग्राम बना लो, दो फंक्शन बना लो, और उन दोनों फंक्शन का आप यूज क्या है अलग अलग कर सकते हो। इट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स, मोर देन वन मेथड हैविंग द सेम मेथड नेम दैट बिहेव्स डिफरेंटली। एक ही नाम के दो मेथड यूज कर सकते हो आप, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे। तो ये चीज़ जो चार चीज़ है वो है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। उसके अलावा जावा फास्ट है, ठीक है, क्योंकि कई लोग इसे कहते हैं कि जावा स्लो है, क्योंकि जावा सी का जो कंपाइलर रन करता है तो अक्सर क्या होता है वो उसका आउटपुट थोड़ा सा लेट आता है, चंद मिली सेकेंड में थोड़ा लेट आता है। लेकिन अब की जो जावा के वर्जन है वो रियली में फास्ट है। जावा एकदम सिक्योर लैंग्वेज है, और इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। सिक्योरिटी के लेवल में जावा नंबर 1 पे है, और इसकी जो सिक्योरिटी है बहुत अच्छे लेवल, क्योंकि नॉर्मली ये किसी भी जो एक्सेस करना चाहता है उसको अलाउ नहीं करता है। उसके अलावा लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होती है, मतलब जावा के खुद के फंक्शंस हैं जो वो यूज करता है, और ये फंक्शंस वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और ये फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग लाइब्रेरी में होते हैं। जैसे जावा डॉट लैंग के अंदर आपको स्ट्रिंग और एरे से रिलेटेड फंक्शन मिलेंगे, उनको आप सीधा यूज करना। जैसे कि अब एक फंक्शन होता है, कौन सा, एक्सेल के अंदर आप देखते हो फंक्शन होता है सम। जैसे इसको क्लिक करते हैं ऊपर की जो चीज़ें वो सम हो जाती है, वो क्या है कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से बना हुआ फंक्शन है। ऐसे सारे फंक्शन जावा डॉट लैंग में, जावा डॉट यूटिल में और जावा डॉट इनपुट आउटपुट यानी आईओ के अंदर पहले से रखें, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, छोटे छोटे नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। रोबस्ट लैंग्वेज, एक रोबस्ट लैंग्वेज मतलब रिलायबल है। आप जावा पे बहुत अच्छा रिलायबल लैंग्वेज है, आप इस पे कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आप जावा के अंदर बना सकते हो। रीज़न क्यों, दो तो फ़ायदा, सिक्योरिटी के साथ साथ आपको एरर हैंडलिंग जो होती है, एरर हैंडलिंग होती है वो बहुत शानदार होती है। आप कहीं पे एरर कुछ करोगे तो आपको एरर डिफाइन हो जाएगी, आपने एरर कहाँ पे हुई है। इसके लिए इसमें फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। आगे हम इसको जब एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे तब इस फंक्शन को अच्छे से करेंगे, ठीक है। जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे उन्होंने बताया कि जो जावा का जो एंटरप्राइज एडिशन है ईई, वो बड़े बड़े घराने होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्वर यहाँ इंडिया में, एक बाहर है, या इंडिया में भी 5 लोकेशन पे है, तो ऐसी जगह पे जावा की जो अप्लीकेशंस होती है वो मल्टीपल सर्वर पे आराम से रन करती है, इसलिए इट जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब आपने एक काम लिया, उस काम को आपने टुकड़ों में तोड़ दिया, और फिर वो चारों टुकड़े अलग अलग काम कर रहे हैं, और लास्ट में उसका आउटपुट क्या आएगा, वापस एक आएगा। इट इज़ कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। इससे आपका काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर को एक काम दिया आपने, तो ये प्रोसेसर ने ये वाला काम ले लिया, फर्स्ट वाला। अब आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोसेसर जो काम है आपके, ये जब तक आपके ब्लॉक है तब तक पहला कंप्लीट ना हो, तो ऐसा अगर प्रोग्राम होगा तो उसमें तो आपको टाइम लगेगा। अब सोचिए कि आपके पास प्रोसेसर है, वो एक बार ये होल्ड कर रहा है, दूसरा उसका पार्ट ये कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है, चौथा ये कर रहा है, एक साथ में चारों काम हो रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तेज आएगा। इसलिए इसको मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो बेसिक आपको मैंने बता दिया कि जावा की इंट्रोडक्शन, आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे जावा का बेसिक बताना ज़रूरी था आपको कि जावा कैसे क्या थी। तो जावा के बारे में आप और कुछ देखना चाहते हो, इस स्लाइड को मैं आपके साथ बताया मैंने आपको, technogromit.com में नोट्स के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसमें और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे जावा के अगले टॉपिक, और धीरे धीरे इसकी क्लासेस आएगी, लेकिन जो आएगी वो इसी तरीके से 20 से 25 मिनट 30 मिनट की क्लासेस होंगी, ताकि आपका जब भी मैं बैठूं तो ज़्यादा ज़्यादा मैटर आपके लिए मैं ला सकूं। तो आपको कुछ और अगर इसके अंदर आपके एडवाइस हो क्लास को लेकर, तो आप मुझे technogromit@gmail.com पे जरूर शेयर करिए। देखते रहिए टेक्नोग्रोमित, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।